बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, स्टूडेंट कोई मुझे हैंड रेज करके बता दे कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को। स्टूडेंट मुझे बता दें मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको। जी उमर, जी सर जी, ठीक आ रही है। कल से बेहतर आ रही है। सर बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ओके, दैट्स गुड। सर क्वेश्चन था मेरा एक सर। जी मैं भी वही पूछने लगा हूँ कि जिन बच्चों के क्वेश्चन हैं वो भी हैंड रेज कर लें। जी उमर, आप पूछें। सर जी ये हेलो, उमर किधर गया भाई? जी उमर, जी सर उमर। म्यूट कर दिया था मैंने। हाँ नहीं नहीं, अब आप अनम्यूट हैं, बोलो पूछें। ये एक सिनेरियो इसमें इन्होंने डिस्कस नहीं किया, पार्टली ऑक्युपाइड बिल्डिंग के अंदर। सिनेरियो सर इसमें डिस्कस। नहीं किया हुआ सर। मसलन। सर मसला है कि इसमें इन्होंने कहा था कि अगर तो IS 16 के मुताबिक ऑपरेट कर रही है बिल्डिंग का सिग्निफिकेंट पार्ट, तो हम उसकी और सेपरेटेबल है तो हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है सेपरेट करेंगे। लेकिन सर अगर सिग्निफिकेंट पार्ट IS 16 के मुताबिक ऑपरेट कर रहा है लेकिन वो नॉन सेपरेबल है, फिर क्या करेंगे सर? नहीं भाई, नॉन सेपरेबल हो या सेपरेबल हो, जब सिग्निफिकेंट पार्ट IS 16 के मुताबिक है, चाहे वो सेपरेबल है या नॉन सेपरेबल है, वो IS 16 के मुताबिक ही डील होना। आप तो ये कह रहे हैं ना कि जो वो नॉन सेपरेबल है, तो उसने तो सवाल ही खत्म कर दिया नॉन सेपरेबल या सेपरेबल का। वो कहता है कि जब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इनसिग्निफिकेंट पार्ट है तो IS 16 के मुताबिक होना है। अब उसके अंदर कोई सेपरेबल या नॉन सेपरेबल का तो इश्यू कोई नहीं। ठीक है जी सर। जी। और जी, जी मुआज। सर आपने उस दिन लाइटपुर गैलरिया की कल परसों सर एग्जांपल दी थी कि उसका उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये नहीं था, उन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की है यहाँ पे, और मतलब कि ये प्लाजा वगैरह खरीदा है और खरीदने के बाद उन्होंने ये किया कि इसको रेंट आउट कर दिया है। इनका खरीदा पर्पस नहीं था है, रेंट, उन्होंने बनाया मतलब है बनाया भाई। हाँ बनाया सर, प्रोडक्शन की है, हाँ प्रोडक्शन की है, और उन्होंने बाद में इनका पर्पस था कि इन्होंने रेंट आउट करना, मतलब रेंटल पर्पस था। हाँ। तो आपने कहा था कि ये बेसिकली उनकी प्रॉपर्टी का। उनका मेन लाइन ऑफ बिजनेस ही ये है। ठीक है, जब आप मेन लाइन ऑफ बिजनेस से हट के कोई प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं और उसका पर्पस परमानेंट एप्रिसिएशन या रेंटल हो, मेन बिजनेस से हट के स्टैब्लिश करें और पर्पस रेंटल हो, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपका बिजनेस ही ये हो तो फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, फिर ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी मुनीब, जी मुनीब, मुनीब अनम्यूट करो ना, नहीं हो रहा। अच्छा, मुनीब आपने खुद को म्यूट किया हुआ है भाई, और हैंड भी रेज किया हुआ है, छेड़ रहे हो मुझे सुबह सुबह। अच्छा जी, ठीक है जी, मुनीब ने सवाल नहीं पूछना तो हम क्या कह सकते हैं, आगे चलते हैं। और कोई जी, ये नीचे है शहजाम मरगूब, मोहसिन अली, चलो मोहसिन अली पूछ लीजिए। वालेकुम सलाम। सर जैसे आपने बताया कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर यही है गैलरी वाली मॉडल की बात की, तो सर इनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होगी, फिर होगी नहीं या तो नहीं, इसकी इनकी कोई कोई। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, अगर इसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो रख लेते हैं कि यार हमने इसको रेंट पे नहीं देना, ठीक है, हम इसको बेच देंगे फ्यूचर के अंदर जाके, ठीक है, या ये वो पार्ट है जिसको कि परमानेंटली हमने रेंटल के ऊपर नहीं देना, आर्जी तौर पर देना है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जब पूरी की पूरी बिल्डिंग उनका मेन बिजनेस है, तो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस भी हैं और बाकी चीजें रेंट पे भी दी हुई हैं, तो ये इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। फिर कोई ये सारी की सारी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है जी शहजाम।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो क्वेश्चन मेरा ये था सर कि हमारा अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हमारे एसेट्स हैं सर, उसमें से हम कोई मतलब परमानेंट के लिए परमानेंट वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रख सकते हैं? जैसे सर हमारा जी मतलब ऑर्डिनरी जी कोर्स यही कि हम जी घर जी जी बनाते जाएंगे। बिल्कुल। जो ही हमारा उसका पर्पस आइडेंटिफाई हो गया कि ये परमानेंट एप्रिसिएशन के लिए उसे सेपरेट कर दिया, आज हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम सम मतलब अंडर सर्टेन कंडीशन हम उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर देते हैं, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अंडर सर्टेन कंडीशन हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसका मतलब वो पैरामीटर अगर पूरे होते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चली जाएगी, और अगर पैरामीटर सर पूरे होते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वहां से निकल के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चली जाएगी। पढ़ेंगे आज। जी सर, थैंक यू। और जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, आगे चलना है जी। हमने आज हम अकाउंटिंग की बात करेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है। देखें, ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम टू मॉडल्स के तहत इसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं। एक कॉस्ट मॉडल है और दूसरा फेयर वैल्यू मॉडल है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो जहां तक सॉरी, जहां तक कॉस्ट मॉडल का ताल्लुक है, तो कॉस्ट मॉडल में तो जिस तरह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसी तरह इसे भी हमने शो करना है। मतलब कॉस्ट मॉडल के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है, उसके अंदर कोई जो है वो कह लें कि चेंज नहीं है, 100% सेम। लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल के तहत प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जिस तरह फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई होता है, रीवैल्यूएशन होती है या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होती है, और हम जहां जहां उसकी एंट्रीज करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अगर फेयर वैल्यू मॉडल के तहत अकाउंट फॉर किया जाता है, तो ये उस तरह से नहीं ट्रीट किया जाएगा जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फेयर वैल्यू मॉडल लिया जाता है। ठीक है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के दो मेथड, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। एग्री? कॉस्ट मॉडल will be applied like it is applied in property plant and equipment. Fair value model will not be applied like it is applied in property plant and equipment. कैसे होगा वो पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे अभी। ठीक है, लेकिन उस तरह से नहीं होगा जैसे हमने उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई किया था। अच्छा, ये तो होगी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात। इनिशियल रिकग्निशन वो कहता है जी कॉस्ट के ऊपर होगी, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था। और टाइम ऑफ रिकग्निशन क्या होगा? बिल्कुल सेम जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में था, कि व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज एंड कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड रिलायबली। उधर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी यही था ना, कि जब वो एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, उस वक्त तक की जो कॉस्ट थी वो हम कैपिटलाइज करते थे, और कितनी करते थे? जितनी कॉस्ट हमें पता होती थी। कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, जो हम रिलायबली मेजर कर सकते थे। ठीक है, उसके अंदर एक्चुअल कॉस्ट भी आ जाती थी, और आपको याद होगा एक कॉस्ट हमने डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी उसके अंदर डाली थी, उसकी प्रोविजन की थी। वो कॉस्ट जो कि जब प्लांट उठाना है उस वक्त उसको डिसमेंटल करने के लिए लगनी है, वो आज कॉस्ट है, उसकी प्रोविजनिंग करके उसे कॉस्ट बुक कर लेते हैं। इसलिए उसे हम कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली कहते हैं, कि वो वाली कॉस्ट जो एक्चुअल हैं, जो और या जो हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। तो इनिशियल रिकग्निशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही की तरह होनी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, उसने यहाँ लिखा भी हुआ है। द रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आर द सेम एज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, अंडर IAS 16 an owned investment property should be recognized as an asset only when owned से मुराद ये है कि ये लीज पे नहीं है, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है,
लीज का तो फिर ट्रीटमेंट ही लीज के स्टैंडर्ड के तहत हो जाएगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। कहता है जी हमने इसे टाइम, व्हेन का मतलब क्या है, टाइम ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है जी। टाइम ऑफ रिकॉग्निशन इसका क्या होगा, कहता है जी व्हेन it is probable that future economic benefit associated with the property will flow to the entity, कि जी यानी वो रेडी फॉर यूज हो, यानी कि जो उससे एसोसिएटेड बेनिफिट्स हैं, यानी अगर मैंने उसे रेंट के लिए देना है तो नो इट इज रेडी फॉर रेंट, ठीक है। प्रोबेबल का मतलब है कि सर्टन हो किसी हद तक, 100% ना भी हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी हो कि अब इसके इनफ्लो हमें आने शुरू हो जाएंगे या इसके अंदर परमानेंट एप्रिसिएशन होनी शुरू हो जाएगी। द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और हाँ उसकी कॉस्ट भी रिलायबली मेजर हो सकती हो। जब तक कॉस्ट ही रिलायबली मेजर नहीं होगी तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो तो हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रखेंगे, ठीक है। जो ही वो ये मुकम्मल हो जाएगी, ये दो कंडीशन पूरी हो जाएगी, हम उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से उठा के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेंगे। यानी जब ये बिल्डिंग बननी शुरू होगी, जो कि बाद में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही आपने रखनी है, आपका मेन लाइन ऑफ बिजनेस कुछ और है और आप एक प्लाजा बनाने लग गए हैं कि यार इसको रेंट पे देंगे और परमानेंट एप्रिसिएशन एंजॉय करेंगे, तो वो जो ही आपने प्लाजा बनाना शुरू किया वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। और जिस दिन वो प्लाजा मुकम्मल हो गया एंड इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी विल फ्लो टू द एंटरप्राइज एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, उस दिन आप क्या करेंगे, उस दिन आप उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से निकाल के अगर ये ओन्ड एसेट वो होता अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो उधर ले जाते, अब चूंकि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट करके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट कर देंगे। तो ये दो कंडीशन मीट होना जरूरी है, आपको ये दोनों कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हेन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर दीज टू कंडीशन, ओके। उसके बाद आ गया जी मेजरमेंट एट, ये मेजरमेंट एट नहीं है, मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन। एट का मतलब है कि जिस वक्त आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उस वक्त आपने इसे कैसे मेजर करना, ठीक है। मेजरमेंट एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन लिखा जाता तो शायद बच्चों को ज्यादा बेहतर समझ आ जाती। मेजरमेंट एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन के जिस वक्त आप इसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है, ठीक है। कॉस्ट यानी इसकी कैसे मेजर, क्या क्या शामिल होगा। ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड बी measured initially at cost plus any directly attributable expenditure, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में होता है कि ऑल द कॉस्ट, जैसे इन्वेंट्री में होता है कि द कॉस्ट विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वो भी डाल देते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में होता है कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एसेट फॉर कंप्लीशन, वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में डाल देते हैं। इसी तरह ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उसके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हालत में लाने के लिए जितनी भी कॉस्ट होंगी वो भी इसके अंदर शामिल होंगी। उसके अंदर क्या क्या शामिल है, लीगल फीस शामिल है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस शामिल हैं जो नॉन रिफंडेबल हैं, एंड अदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट शामिल है। किसी को कमीशन दिया आपने, लाइक आप एक प्लॉट खरीदते हैं परमानेंट एप्रिसिएशन के लिए, ठीक है, वो क्या है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ओके सर, ठीक है। अब आपने उस प्लॉट को खरीदने के लिए लीगल फीस भी दी है, आपने उसको रजिस्टर्ड भी कराया, टैक्सेस भी पे किए हैं, और आपने इसको यार कम करो, 26 पे करो, पसीना आना चाहिए, और आपने उसके ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी दी है। वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसी प्रॉपर्टी डीलर का कमीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट का हिस्सा होगी। द कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट इंक्रीज, ये वाली चीजें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट में शामिल नहीं करनी है। क्या कहता है जी, ये जरा समझने वाली बातें हैं, आगे क्वेश्चन में यूज होगी। स्टार्टअप कॉस्ट, स्टार्टअप कॉस्ट कहता है जी कि वो शामिल नहीं करेंगे। लाइक आपने प्लाजा बना लिया, अब ये रेंट पे आपने मार्केटिंग कर दी कि जी रेंट पे आके ले लें, लोग रेंट पे आके लेना शुरू कर देंगे,
लेकिन ऐसे आपके दिल में ख्याल आया कि यार क्यों ना यहाँ पर एक ओपनिंग करवाई जाए, एक फंक्शन करवाया जाए, किसी सेलिब्रिटी को बुलाया जाए। आपने उसके ऊपर अच्छा खासा 2-2.5 करोड़ का खर्चा कर दिया। अब वो वाला जो खर्चा है दैट वाज नॉट नेसेसरी फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू बी यूज्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, लिहाजा ये ऐसी स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर उस ओपनिंग के बगैर आप समझते हैं कि रेंटल हो ही नहीं सकते, तो फिर वो नेसेसरी कॉस्ट हो जाएगी, फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हिस्सा हो। ठीक है, तो क्या लिखा है, स्टार्टअप कॉस्ट, कहता है जी ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं होगी। स्टार्टअप कॉस्ट की मैंने आपको एग्जांपल दे दी। लेकिन अनलेस नेसेसरी टू ब्रिंग द प्रॉपर्टी टू कंडीशन नेसेसरी फॉर टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मनी, ता वक्त के वो स्टार्टअप कॉस्ट इतनी जरूरी हो कि उसके बगैर जिस तरह हम उसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, रेंट पे देना चाह रहे हैं, या परमानेंट एप्रिसिएशन के लिए उसकी कोई शक्ल निकालना चाह रहे हैं, वो मुमकिन ही ना हो, तो फिर ऐसी कॉस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हिस्सा होगी। ठीक है, अदरवाइज स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं होती। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज का ये सारा, आगे क्वेश्चन में ये चीजें यूज होनी है। आगे चलते हैं। Operating losses incurred before investment property achieves the planned level of occupancy। हाँ, ऑपरेटिंग, अब ये गैलरिया है, क्योंकि रिलेशन है कुछ खटक साहब से, जफर वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त है, तो फर्ज कर लें कि ये इनका मेन बिजनेस नहीं है। एज्यूम बार बार मुझे ये करना पड़ता है क्योंकि ये इनका बहरहाल मेन बिजनेस है, लेकिन अगर ये इनका मेन बिजनेस ना होता और ये सिर्फ रेंटल पर्पस के लिए एक फैसिलिटी क्रिएट होती, तो अभी इसने अपनी जो प्लान्ड ऑक्यूपेंसी है वो अभी इन्हें लॉस हो रहा है। यूं समझ, जो मैनेजमेंट है उसको अभी लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है भाई? भाई इलेक्ट्रिसिटी है, लिफ्ट्स हैं, और 200-300 गार्ड्स हैं, फलां है, ये है, वो है, तो जो रिकवरी होती है और जो एक्सपेंस होता है उस पर लॉस हो रहा है। कहता है वो वाले जो ऑपरेटिंग लॉसेस जो हैं, ठीक है, वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है। क्यों? कि अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने अपने पर्पस के लिए काम करना शुरू कर दिया, लिहाजा जो लॉस हो रहा है ऐसा लॉस जो है उसे हम रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, वहां प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर टेस्ट रन का जो लॉस था वो हम क्या करते थे, कैपिटलाइज करते थे। लेकिन ये टेस्ट रन नहीं है, ये ऑपरेटिंग लॉस है। ठीक है, आप ये कह के कि यार अभी तो हमारी सारी दुकानें किराए पे नहीं चढ़ी, तो ये जो लॉस हो रहा है इसे कैपिटलाइज कर दें, नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी, ठीक है, क्या उसने लिखा हुआ है, लॉस इनकर्ड बिफोर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अचीव्स द प्लान लेवल ऑफ ऑक्यूपेंसी। ठीक है, तो ऐसे जो ऑपरेटिंग लॉसेज हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। ओके, एबनॉर्मल वेस्ट, ठीक है, ये आ गया जी, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब जब आप प्लाजा बनाते हैं तो बड़ा कुछ वेस्ट होता है। मेरे घर में थोड़ा सा काम हुआ है, तो ये 2-3 दिन पहले उन्होंने बहुत सारा मटेरियल, सरिया, पता नहीं क्या क्या निकाला जी, ये वेस्ट हो गया जी। ठीक है, अब जब ये प्लाजा बना है तब भी बहुत कुछ वेस्ट होता है, सीमेंट, सरिया, बहुत कुछ वेस्ट होता है। तो वो कह रहा है जो नॉर्मल लॉसेज हैं, जो कि उस कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट प्रोसेस का नेसेसरी पार्ट है, जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन फर्ज करें यहां से सरिये का एक पूरा ट्रक चोरी हो गया, अब आपकी कॉस्ट तो आ गई, एक्सपेंस तो हो गया, इंश्योर फर्ज करें नहीं था, तो अब वो वाला जो लॉस है क्या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट है? नहीं। क्यों? कि वो एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉसेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन जो हैं वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं होंगे। आगे चले, मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आफ्टर रिकग्निशन देयर आर 2 मॉडल, 1, 2, द फेयर वैल्यू मॉडल एंड द कॉस्ट मॉडल। ठीक है, कौन सा मॉडल ज्यादा अप्रोप्रिएट है ये एक अलग बहस है, लेकिन आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन एन एंटिटी में चूज एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, इनमें से कोई भी पॉलिसी वो आप चूज कर सकते हैं। आप कॉस्ट मॉडल ले लें, आप रीवैल्यूएशन फेयर वैल्यू मॉडल ले लें। द चूजन पॉलिसी मस्ट बी अप्लाइड टू ऑल इन्वेस्टमेंट, यस,
कहता है जी अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे लिया है तो सबको कॉस्ट मॉडल पे ले, एक को फेयर वैल्यू पे लिया है तो सबको फेयर वैल्यू पे ले। ये पिक एंड चूज नहीं होगा कि यार ये वाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे ले लो, ये कॉस्ट पे ले लो, ऐसे नहीं होगा। एक पॉलिसी होनी चाहिए। वंस अ पॉलिसी हैज बीन, और कहता है जब आप एक पॉलिसी चूज कर लेंगे एज पर IS 40 या IS 40 है, तो फिर आपने उसे कंटिन्यू करना है ता वक्ते के। कहता है जी स्टेट्स दैट चेंजेस फ्रॉम फेयर वैल्यू मॉडल टू द कॉस्ट मॉडल इज अनलाइकली टू रिजल्ट इन मोर अप्रोप्रिएट। कहता है जी once a policy has been chosen it cannot be changed unless change will result in more appropriate representation। जैसे कि स्टैंडर्ड जहां पर भी ऑप्शन है, स्टैंडर्ड हमेशा कहता है कि जी आप अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं अगर चेंज पॉलिसी ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन करती है। पूरे स्टैंडर्ड्स का ये रूल है, ठीक है। तो कहता है जी आपने एक दफा अगर मॉडल अडॉप्ट कर लिया तो उसे कंटिन्यू करेंगे ता वक्ते के चेंज इन पॉलिसी जो है वो ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन जो है वो शो करेगी। लेकिन IS 40 ने एक प्रेफरेंस बताई है। IS 40 ने ये बताया है कि ये जो फेयर वैल्यू मॉडल है ना, ये प्रेफरेबल मॉडल है। क्यों प्रेफरेबल मॉडल है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। IS 40 states that a change from the fair value model to the cost model is unlikely to result in more appropriate presentation. Is unlikely, ये बड़ा टेढ़ा करके फिक्रा लिखा हुआ, सीधा करके भी लिखा जा सकता था। इसका मतलब वो ये कह रहा है, पहली बात तो ये कि IS 40 ने क्या रिकमेंड किया है। IS 40 ने फेयर वैल्यू मॉडल रिकमेंड किया है। क्यों किया है आगे जाके पढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि साथ ही IS 40 ने इजाजत दी है कि आप फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट करके आप वापस कॉस्ट पे भी आ सकते हैं, ठीक है, वापस क्या कर सकते हैं, कॉस्ट पे भी आ सकते हैं। लेकिन वो कहता है ऐसा करना सही नहीं होगा, ठीक है। ये देखें, states that change from fair value model to cost model is unlikely to result। कहता है जी अनलाइकली का मतलब होता है कि वो सही नहीं होगा कि बेटर प्रेजेंटेशन हो सके। कहता है उसके जो नतायज हैं वो बेटर प्रेजेंटेशन की शक्ल में हमारे सामने नहीं आ सकते। जब हम फेयर वैल्यू से कॉस्ट मॉडल में आते हैं तो बेटर नतायज हमारे सामने नहीं आते, क्योंकि ऊपर उसने क्या लिखा कि आप एक पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी में कब जा सकते हैं, जब बेटर नतायज आपको दूसरी पॉलिसी में नजर आते हो। तो वो ये कह रहा है कि जब आप फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल में जाते हैं तो इट इज अनलाइकली टू रिजल्ट इन अ मोर अप्रोच, तो इससे जो ज्यादा अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन है वो हमें नहीं मिलती। लिहाजा इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि भाई आप जब फेयर वैल्यू मॉडल पे चले जाएं तो फिर कॉस्ट मॉडल पे जाना मुनासिब नहीं होगा। मना नहीं किया, लेकिन वो कह रहा है इसे मुनासिब नहीं समझा जाता। आगे चलें, फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये देखिएगा। अब हमने इसके ऊपर बात करनी है जो कि स्टैंडर्ड ने रिकमेंड किया है। स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जी फेयर वैल्यू मॉडल इज द रिकमेंडेड मॉडल, ठीक है। पहले फेयर वैल्यू की डेफिनेशन दी है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फेयर वैल्यू की डेफिनेशन कि फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पे टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट, ठीक है। अगर कोई एसेट है तो वो आप जब एक्वायर करेंगे तो उसे जब आप बेचेंगे, ठीक है, तो टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी। और अगर आपने कोई अमाउंट पे करनी है, फर्ज करें जैसे लीजेस के अंदर होता है, तो जो लायबिलिटी आप पे करेंगे किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए, वो उस एसेट की फेयर वैल्यू जो है वो होगी। किस वक्त, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन मतलब वो लीज ना हो, ऑर्डरली कि आज मैं अगर उसे खरीदता हूँ तो वो कितने की चीज मुझे मिलेगी। मार्केट पार्टिसिपेंट एट द मेजरमेंट डेट, जिस दिन हम मेजर, उस दिन की ये प्राइस जो होगी वो फेयर वैल्यू कहलाएगी। यू ऑल नो वेल। अंडर द फेयर वैल्यू मॉडल द एंट्री शुड revalue alerts all its investment to fair value open market value at the end of each financial year। at the end of each मतलब मिड ऑफ द ईयर हम जो है वो फेयर वैल्यू मॉडल फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते। जब मैंने फेयर वैल्यू पे जाना है कॉस्ट मॉडल पे रिकग्निशन करने के बाद, तो वो मैंने एट द एंड ऑफ द ईयर ही करना है, और फिर हर साल के एंड के ऊपर मैं फेयर वैल्यू उसकी डिटरमिन करूंगा। रिकग्नाइज, दिस इज द मेन थिंग जो कि इसको डिफरेंशिएट करती है। किस चीज से डिफरेंशिएट करती है जी, ये इसको डिफरेंशिएट करेगी
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। ठीक है, किस चीज को डिफरेंशिएट करेगी? एक मिनट, ये वो मेन चीज है, ये मैं इसको दोबारा हाईलाइट करना चाह रहा था, जो कि फेयर वैल्यू मॉडल एप्लीकेशन इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड फेयर वैल्यू मॉडल एप्लीकेशन इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, क्या फर्क है? कहता है जी जब आप हर ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू डिटरमिन करेंगे तो जो फेयर वैल्यू गेन या लॉस है उसको आपने P&L में रिकॉग्नाइज करना है, कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉग्नाइज करना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या करते थे? फेयर वैल्यू गेन होता था तो उसे सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन कहते थे, इक्विटी के तौर पर रिकॉग्नाइज करते थे, और अगर लॉस होता था तो हाँ उसे इनकम स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करते थे। लेकिन यहाँ प्रॉफिट हो लॉस हो, क्या करना है? रिकॉग्नाइज एनी रिजल्टिंग गेन और लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। वो प्रॉफिट एंड लॉस यानी वो रीवैल्यूएशन वाली एंट्री से जान छूट गई। ठीक है, फर्ज करें आपकी एक प्रॉपर्टी आ रही थी पिछले साल 100 की। ठीक है, आपने जब वो खरीदी थी तो या पहला ही साल है आपने खरीदी है तो वो 100 मिलियन की है। अब ये एंड हुआ, आप फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना चाह रहे हैं, आपने उसकी फेयर वैल्यू पैरामीटर्स के तहत बनाई, वो बनी 120। तो आप एंट्री क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर देंगे 20 से, ये 120 की हो गई, और P&L क्रेडिट कर देंगे, P&L या कंप्रीहेंसिव इनकम में 20 ये क्रेडिट हो जाएगी। एंट्री क्या हो गई? ये डेबिट, ठीक है, और P&L क्रेडिट। तो ये वाली एंट्री डाल के आप क्या करेंगे? आप उसे कॉस्ट मॉडल से फेयर, और फिर हर साल फेयर वैल्यू डिटरमिन करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? हर साल फेयर वैल्यू की डिटर्मिनेशन जो है वो करेंगे। दिस इज डिफरेंट टू द रीवैल्यूएशन मॉडल ऑफ IAS 16 वेयर गेन आर रिपोर्टेड एज अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। हम OCI में लेते थे ना उसे, और फिर इक्विटी का पार्ट बनाते थे, एंड एक्यूमुलेटेड एज रीवैल्यूएशन सरप्लस, और उन्हें रीवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर उन्हें एक्यूमुलेट करते थे, या वहीं से हम उसे वो क्या कहते थे, सरप्लस को रिकॉग्नाइज करते थे एज एन एक्सपेंस, जितना इक्वल टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। यहाँ कोई ऐसी कहानी नहीं है। इफ द एंट्रीज पॉलिसी इज टू मेजर investment property at fair value but its fair value cannot be measured reliably, such investment property shall be measured at cost। फिर उन्हें कॉस्ट पे रहने दें। हो सकता है कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो, मसलन कुछ अर्सा पहले एक केस आया, एक कंपनी ने दुबई में इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट वहां की दुबई के अंदर, अब तो खैर हालात ही सारे उलट पुलट हो गए हैं कुछ अर्सा से। दुबई के अंदर आप शॉपिंग मॉल्स में जाएं तो वहां पर बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर जो बड़े बड़े डेवलपर और बिल्डर्स हैं उन्होंने स्टॉल लगाए हुए होते हैं। बड़े मतलब सोफिस्टिकेटेड किस्म का स्टाफ, मेल और फीमेल, आपको मार्केटिंग कर रहे होते हैं उसकी। तो एक क्लाइंट था, उसने अपनी कंपनी के नाम पे वहां एक विला खरीद लिया। इसलिए खरीद लिया कि जी ये परमानेंट एप्रिसिएशन होगी, प्योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एग्जांपल। अब वहां विले ऐसे ही होते हैं जी, ये समंदर है, इसके अंदर ये सड़कें बनेंगी, ये ऐसे होगा वैसे होगा, और वो बेच बूझ देते हैं, और फिर वो बन भी जाते हैं। लेकिन कुछ अर्सा से ऐसा हुआ कि वो प्रॉपर्टी का बिजनेस डाउन हुआ, और जिस तरह से प्रॉमिस किया गया, जैसे पाकिस्तान में होता है, वहां भी होना शुरू हो गया। अब उसने वहां वो पैसे दिए हुए हैं, अब वहां वो समंदर है, अब समंदर और प्रोजेक्ट जो है वो पार्टी बस ऐसे ही वो लारे लगाती जा रही है जी, शुरू करते हैं करते हैं करते हैं। अब उसने जो प्राइस पे की हुई है वो उसकी कॉस्ट है, लेकिन अब चूंकि प्रोजेक्ट भी डिले हो गया, पार्टी भी डामाडोल है कि करना है कि पैसे वापस करने हैं या क्या करना है, या करना है तो भी कब करेंगे। अब उसकी कोई फेयर वैल्यू समंदर की कौन डिटरमिन कर सकता है? फेयर वैल्यू तो उस चीज की होती है जो मार्केटेबल हो। लिहाजा कहता है कि ऐसी प्रॉपर्टी हो सकता है, ऐसी आपके ज़हन में, ये मैंने इसलिए क्लियर किया कि आपके ज़हन में ये है कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक चीज की मार्केट वैल्यू ना हो सकता है। ठीक है, तो वो जंगल में प्लॉट हो, सहरा में प्लॉट हो, कोई मंसूबा बनाया हो, समंदर में प्लॉट आपको दिया है जी, फलां आपका विला नंबर होगा, समंदर में सड़कें बनेंगी, वहां वो करते हैं जो मेरा पाम उन्होंने ऐसे बनाया, समंदर के अंदर सारा कुछ बना हुआ। तो अल्टीमेटली
तो वो उसकी कॉस्ट इनकर हुई है और परमानेंट एप्रिसिएशन के लिए भी था, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू नहीं है, तो उसने एक एग्जांपल भी दी हुई है। फॉर एग्जांपल एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन, हाउएवर इफ, हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसकी भी फेयर वैल्यू अभी नहीं होगी, जब वो बनेगी तभी होगी। हाउएवर इफ द एंटी एक्सपेक्ट्स द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन टू बी रिलायबली measured when construction is complete, it shall measure at investment property under the construction at cost until either its fair value becomes reliably measured or construction is completed, whichever is earlier। ठीक है, या उसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाए या अंडर कंस्ट्रक्शन की ही फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो जाए। तो वो रिलायबल मेजरमेंट पहले हो जाए, प्रॉपर्टी अभी बन रही है, या वो प्रॉपर्टी मुकम्मल हो जाए। ठीक है, तो विच एवर इज अर्लियर उसने कहा है कि कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, कि जब भी इन दोनों में से चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो जाए या कंस्ट्रक्शन होने के बाद फेयर वैल्यू रिलायबली, विच एवर इज अर्लियर, यानी फेयर वैल्यू अर्लियर जब भी रिलायबली मेजर हो जी, हम उसके ऊपर उसको फिर हम फेयर वैल्यू पे ला सकते हैं। आगे चलें। If it is not possible to arrive at the reliable fair value figure, then the cost model should be adopted। ठीक है, अभी cost model करें। ठीक है, वैसे भी ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ए लेसी एज ए राइट ऑफ यूज एसेट। लेसी मीन जिसने प्रॉपर्टी ली है लीज के ऊपर, और लेसर वो जिसने दी है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड बाय लेसी है। यहाँ हो रहा है ना ओनर ओन प्रॉपर्टी, तो वो ओन्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो ये लीज की बात कर रहे हैं। दिस इज an exception to the rule that all investment property must be valued under the either one model or the other model। तो कहता है उसके ऊपर IS 17, हाँ, IFRS 16 सॉरी, वो पुराना होता था, वो अप्लाई होगा, वो एक्सेप्शन है, वो इसके अंदर जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है लीजेस जो। ठीक है, ओके। कॉस्ट मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, द कॉस्ट मॉडल फॉलोज द प्रोविजन ऑफ IS 16। ठीक है, कहता है ये कॉस्ट मॉडल कैसे अप्लाई करना है, फेयर वैल्यू मॉडल तो एक्सप्लेन कर दिया, कॉस्ट मॉडल जैसे 16 में होता है वैसे ही करना है। द प्रॉपर्टी इज मेजर्ड एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू नॉन लैंड एलिमेंट। नॉन लैंड एलिमेंट ऑफ कोर्स लैंड के ऊपर नहीं होगी। ठीक है, एंड लेस इंपेयरमेंट लॉसेज इफ एनी। और हाँ, जब आप कॉस्ट मॉडल, इंपेयरमेंट अपनी जगह पर, इंपेयरमेंट वो आपने टेस्ट लगाना है, वो आपने फेयर वैल्यू पे, जब आप फेयर वैल्यू डिटरमिन करते हैं तो ये इंपेयरमेंट टेस्ट तो ऑटोमेटिकली लग जाता है। ठीक है ना, तो लेकिन कॉस्ट मॉडल के अंदर आपने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है और इंपेयरमेंट को भी उसी तरह रिकॉग्नाइज करना है जिस तरह के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम लोग करते हैं। ले जी, मेरा ख्याल है यहाँ तक हम इसको मुकम्मल हो गया। आगे क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या है जी आगे? हाँ जी, ये आगे इसकी एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल आप लोगों ने घर से खुद अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, जो आज मैंने पढ़ाया है सारा वही कुछ अप्लाई हो रहा है, फेयर वैल्यू मॉडल भी है और इसको कॉस्ट मॉडल दोनों तरह से शो हुआ है। आगे चलेंगे, ये आपने अटेम्प्ट करनी है। Why investment properties are treated differently from other properties? Most properties are held to be used। इसके ऊपर मैं कल बात करूंगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं कल बात करूंगा। एक इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, एक लॉजिक है। ठीक है, ये आपने अभी पढ़ना नहीं है, आपने सिर्फ उस एग्जांपल तक रहना है। कल हम यहां से स्टार्ट करके आगे क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं भाई। किसी ने हैंड रेज किया जी, मॉस। सर ये जो आपने अभी एक्सेप्शन बताई थी लीजी वाली, सर इसको काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कर भाई दो। जो आपने एसेट लीज के ऊपर लिए हुए हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है सर। और सर वो अभी आपने बताया था ना कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो मार्केटेबल प्राइस होती है कुछ, और ये प्रेफर करता है ये मतलब ये इन्वेस्टमेंट का स्टैंडर्ड के आप फेयर वैल्यू को पे ही आप एसेट को रिकॉग्नाइज करो। जी जी। तो इसका और कॉस्ट पे ना करो। सर इसका मतलब ये हो गया ना कि फेयर वैल्यू मॉडल जो है वो ज्यादा बेहतर है कॉस्ट से, इसलिए वो मना कर रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर वो कह रहा है जी ये ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? कल जो आखिरी पैराग्राफ छोड़ा है ना, जब वो एक्सप्लेन करूंगा तो ये अंडरस्टैंडिंग मुकम्मल हो जाएगी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वो आखिरी पैराग्राफ जो छोड़ा है ना, आज मैंने कहा कल बताऊंगा, वो इसीलिए छोड़ा है कि वो एक स्पेसिफिक डिस्कशन है, वो कल बताऊंगा। इस पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग के बाद पता चलेगा कि हाँ वाकई फेयर वैल्यू मॉडल ज्यादा बेहतर है। ठीक है सर। हाँ जी, और जी जी मुनीब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम सर जी।
सर ये कल वाले लेक्चर के अंदर नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर एक पॉइंट है ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अवेटिंग डिस्पोजल। जी भाई, ये वो एसेट इसका होते थोड़ा हैं, बता दीजिए। ये वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं जो हमारे अपने होते हैं और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर यूज हो रहे होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो रहे होते हैं, और अब हमने उन्हें इस्तेमाल नहीं करना और हमने उन्हें बेच देना है, लिहाजा वो साइड पे कर दिए जाते हैं, इस्तेमाल भी नहीं हो रहे होते, उन्हें हम कहते हैं अवेटेड फॉर डिस्पोजल। ठीक है। और सर एक और पॉइंट है ये बोरोइंग कॉस्ट के अंदर, जी फॉलोइंग आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट्स, qualifying assets that are usually self-constructed non-current assets। सर ये वाला पॉइंट बता दें। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड जो हम एसेट बनाते हैं, मतलब उन सेल्फ कंस्ट्रक्शन, मुझे समझ नहीं आई आप क्या पूछना चाह रहे हैं, दोबारा पूछें। Qualifying assets are usually self-constructed non-current assets। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं आते। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड नॉन करंट एसेट होते हैं आमतौर पर क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है। लाइक हमने बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, हम खुद बनाएंगे, बनी बनाई चीज नहीं होती, ये हम खुद बनाएंगे, ठीक है, और ये नॉन करंट होते हैं, ये करंट नहीं होते, इन्वेंट्री वगैरह नहीं। ठीक है। पर सर यहाँ पे उसने कहा कि क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, पर इसके ऊपर सब्सटेंशियल पीरियड भी तो लग सकता है ना नॉन करंट एसेट बनाते हुए। जी सब्सटेंशियल पीरियड लगेगा उसके ऊपर, डेफिनेटली लगेगा। तो सर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि वो क्वालिफाइंग एसेट क्यों नहीं है। भाई वो ये कह रहा है कि जो नॉन करंट नहीं है वो नहीं होंगे। पहली बात, करंट एसेट क्वालिफाइंग एसेट नहीं हो सकते, वो ये कह रहा है आपको, क्योंकि उनके ऊपर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगता। लेकिन हाँ, वो वाले करंट एसेट जिनके ऊपर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है वो आपके क्वालिफाइंग एसेट होते हैं। ठीक है सर। हाँ, मैंने आपको शिप की एग्जांपल दी थी, कोशिश किया करें उसी दिन पढ़ाई किया करें जिस दिन मैं वो टॉपिक पढ़ा रहा होता हूँ। अब आज आप बोरिंग कॉस्ट पढ़ेंगे, जबकि आज आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ना चाहिए, तो फिर आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, मुझे भी समझाने में आपको आसानी होगी। हाँ जी, आतिफ नहीं। जी सर, वो मेरा क्वेश्चन नहीं था, वो मुनीब भाई जिसकी बात कर रहे हैं ना पॉइंट की, वो वही था जो आपने बताया था, उन्होंने गलती से पॉइंट बनाया हुआ है सर। मुझे नहीं पता भाई, अब मैं मतलब वो वही था सर, वो 3 पॉइंट थे, वो जिससे आपने बहुत कहा था सारी भाई ये किताब में 2-3 गलतियां हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल था, अब पता नहीं ये वही बात कर रहे हैं सर, मुनीब भाई वही बात कर हाँ, रहे हैं। वो तो लिखा ही गलत हुआ। हाँ जी, वो उसके सिर्फ 2 पॉइंट थे, हाँ, तीसरा ही उन्होंने ये लिखना तीसरा था। पॉइंट नहीं है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो यही मैंने बताना था सर। हाँ, वो इसका point मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि मुनीब भाई ने उस दिन नहीं पढ़ा जिस दिन मैंने पढ़ाया था, ना मेरी पता बात नहीं गौर से सुनी है, या क्लास अटेंड नहीं किया, क्लास अटेंड किया तो घर पर नहीं पढ़ा, तो ये नुकसान होगा इस चीज का। और जी बस सर यही था। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग आगे चलेंगे। खुदा के लिए इसको पढ़ के आइएगा, और खुदा के लिए ये देखिए हाथ जोड़ रहे हैं, घरों से बाहर मत निकलिए। थैंक यू वेरी मच।